बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद नावल एक लफ्ज़ मोहब्बत जिसकी राइटर है नीलम रियासत। उसकी ये 9वीं एपिसोड है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। डॉक्टर नईम का सफ़ेद चमकदार चेहरा इस वक्त गुस्से से नीला काला हो रहा था। तुम सब के सब हरामखोर हो, कुछ नहीं कर सकते। कल उसने हमारे एक ख़ास बंदे रज़ाक को मारा है और आज तुम सबकी माँ बहन कर गया है। तुम लोगों से एक आदमी नहीं पकड़ा जा रहा, अभी तो वो खुद बार बार तुम लोगों के सामने आ रहा है। तो ये हाल है, अगर उसको ढूंढना पड़ जाता तो क्या बनता। वसीम का फ्रैक्चर होने वाला बाजू अभी तक प्लास्टर में था, जिसकी वजह से वो कहीं आ जा नहीं रहा था। इस सूरत में बाहर का काम डॉक्टर ने अपने ख़ास मुहाफ़िज़ों को सौंपा हुआ था, जिनका इंचार्ज इस वक्त सर झुकाए बेइज्जती करवा रहा था। सर, हमारा ज़्यादा नुकसान पेट्रोल पर भड़कने वाली आग की वजह से हुआ है। 4 लोग झुलस गए हैं, 3-4 को अस्पताल भेजकर इधर आ रहा हूँ। हमारी पूरी कोशिश है, हम बहुत जल्द उसको पकड़ लेंगे। खाक पकड़ोगे तुम लोग? जो कर सकते थे कर चुके हो। वो कोई आम खिलाड़ी नहीं लग रहा है, यकीनन उसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है। चंद दिन के लिए तुम सब में से कोई भी इस तरफ का रुख नहीं करेगा। सब के सब लोग अंडरग्राउंड हो जाओ, अपनी सारी मसरूफियत तर्क कर दो। मुझे यहाँ कोई बंदा नज़र ना आए। वसीम, मोती और गुलजार को बोलकर नीचे तय खानों को ताले लगवा दो। सब सबूत यहाँ से निकाल कर ज़ाया कर दो और बाकी जो कुछ ज़रूरी हो वो कसूर वाले घर में मुंतकिल कर दो। वसीम, तुम ख्याल कर लेना और मेरी सारी फैमिली की दुबई के लिए टिकट्स करवा कर कल ही उनको यहाँ से निकाल दो। मुझे कुछ दिनों के लिए ज़रूरी काम से कराची जाना है। वहाँ के काम को मैं कुछ देर बंद करना होगा, कम से कम जब तक ये सारा मामला दब नहीं जाता। भाई, तहखाने में जो बच्चे बंद हैं उनका क्या करना है? उनसे जान छुड़वाओ। अगर खुद से कहीं दफ़ा हो जाते हैं तो ठीक, वरना मार दो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ अगर कोई एजेंसी इधर रेड करने आए, उनको यहाँ जो पर कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। निचला गोदाम सारा दवाइयों से भर दो, कैमरे वगैरह सब गायब करो और ये सब रात के रात होना चाहिए। दिन चढ़ने से पहले तुम सब के सब अपनी शक्लें गुम कर लेना। जाओ, अब काम करो जाकर। कमरा खाली होने के बाद डॉक्टर ने अपना मोबाइल उठाया और अपने बहनोई का नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई, आपसे एक छोटा सा काम है। हाँ, बस यही समझ लें। मुझे एक आदमी की खोज है, उसका नाम मंगू है। मुझे ये पता करवा कर दें कि ये किस एजेंसी के लिए काम करता है, उसका डीलर कौन है, उसको बाबर मुराद वाला केस किसने दिया है। अगर ये मुश्किल काम है तो बहनोई साहब याद रहे, आप जैसे नालायक मैट्रिक फेल को असम्बली तक पहुँचाने का काम भी आसान नहीं था, मगर हमने अपना पैसा बेदरीग लुटाया सिर्फ आज के दिन के लिए। सुना आपने? आइंदा मुझे नफली में जवाब देने से पहले 1000 दफ़ा सोचना। उसने फ़ोन बंद करके मेज़ पर पटक दिया। अपने डेस्क के दराज में से ब्रांडेड वैस्की की बोतल निकालकर पीने लगा। आमतौर पर वो ऐसे बोतल को मुंह लगाकर पीने को बदतहजीबी समझता था, मगर इस वक्त उसकी ज़हनी हालत अबतर हो रही थी। मंगू के मुँह से बाबर मुराद का जिक्र बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। नईम बाबर मुराद को भूला नहीं था, और वैसे भी ये तो अभी कल की बात है, वो तो परसों पहले वाले आबदीन अब्बास को भी नहीं भूला था। दोनों में एक बात मुश्तरक थी, दोनों इंतहाई खूबसूरत बच्चे थे। बहुत सब्र और मेहनत के बाद नईम के हाथ लगे थे। उसका शातिर दिमाग बहुत कुछ सोच रहा था, मंजर से गायब हो जाना ही मौजू लग रहा था। उसने विस्की की खाली बोतल बन में फेंकी और अपनी गाड़ी की चाबी लिए वहाँ से निकल गया। ताशफा, इनमें से जो जोड़ा तुम्हें पसंद है वो तुम ले लो। सीमा आपके कहने पर उसने अपने सामने खुले पड़े जदीद कट और डिज़ाइन के मुख्तलिफ सूटों पर नज़र दौड़ाए। अब बहन को ये समझाना तो मुश्किल था। मुझे रंगों से नफ़रत हो गई, और वजह जानती हो क्या है? वजह वो शख्स है जिससे पहले और जिसके बाद मुझे किसी और का नाम भी याद नहीं है। उसकी जानिब से एक आवाज़ आ जाए तो मैं जी उठती हूँ। आजकल मैंने उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहना छोड़ दिया। यूँ महसूस होता है जैसे अपनी ही शहरग को अपने ही हाथों से काट रही हूँ। भला उसके बगैर मैं जी सकूँगी? मुझे अपने दिल के उस हिस्से से बड़ी नफ़रत है जो हर दम उसी के गीत गाता है। दिल के उस हिस्से से और भी नफ़रत है जो उसको भूल जाना चाहता है। भला उसको क्यों भूलना जिसको याद करने में ज़माने लगे? शऊर की दुनिया में दाखिल किसने किया? उसने। बार मुखातिब करके अपनी आवाज़ सुनने पर मजबूर किसने किया? सिर्फ उसने। ये एहसास किसने दिलवाया कि दुनिया में माँ बाप पर बहन भाई के अलावा भी कोई रिश्ता ऐसा है जो आपका खूनी ताल्लुक़ नहीं है पर जान से अजीज़ है? कहाँ गुम हो जाती हो? हाँ, कहीं नहीं। तो फिर जल्दी अपनी पसंद बताओ। बच्चे गाड़ी में बाप को तंग कर रहे होंगे, फिर एवं ही उनका पारा हाई हो जाना है। सीमा आपका इशारा अपने शौहर की जानिब था जो बच्चों को लेकर गाड़ी में इंतज़ार कर रहे थे। ये वाला कैसा रहेगा? तुम्हारे पास पीले रंग का कोई भी जोड़ा नहीं है?
चलें यहीं ले लेती हूँ। बड़ा एहसान करोगी। उसको वहाँ जवाब देने के बाद सीमा अब दुकानदार से मुखातिब हुई, भाई ये चारों सूट पीस पैक कर दें और इनका फ़ाइनल मुनासिब रेट बताइए। मेरी बाजी, जो रेट मैंने पहले बताया वो बिल्कुल मुनासिब है। यकीन मानिए हमारी तो ख़रीद उतने में नहीं बैठती। तुम लोग हर दफ़ा यही कहते हो। मेरी बाजी, अपनी पसंद भी तो देखो ना। चीज़ आप सबसे अच्छी पसंद करती हो और पैसे देते वक्त कंजूस बन जाती हो। तौबा इस्तग़फ़ार, तुम लोगों के साथ सर खपाना 10 नफ़लों का घाटा है। ये लो पकड़ो, इस दफ़ा तो मैं जल्दी में हूँ मगर अगली दफ़ा कसर नहीं खाऊंगी। सीमाब ने जल्दी में रकम निकाल कर दुकानदार के सामने रखी, जो कि उनके गांव का लड़का था। सियालकोट शहर में उसकी कपड़े की दुकान थी। अब दोनों बहनें मार्केट से निकलकर गाड़ी की जानिब जा रही थी। आप ही तुम मोहित भाई की शराफत का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा नहीं उठाती हो? ताशफा की बात पर सीमाब को पूछना पड़ा। वो कैसे? पहले गिलगित के ट्रिप से बहनों और अम्मी के लिए चीज़ें लाई हो और अब ये सूट दिलवा दिए हैं। हाँ तो अपनी जेब से दिलवाए हैं। मोहित का क्या किया गया है जो उसको एतराज़ होगा? ये भी अच्छी गुंडागर्दी है। बीवी अगर अपना कमाने वाली हो तो क्या वो यूँ शौहर का जी जलाएगी? पहली बात तो ये कि मैंने सिर्फ अपनी माँ बहनों के लिए शॉपिंग नहीं की, मोहित की अम्मी और भाभीयों के लिए भी की है। बहन तो उसकी है कोई नहीं। मैं कौन सा दूसरे दिन तुम लोगों को गिफ्ट्स देती हूँ? यही कभी जब मौका बन जाए। शादी के बाद तो मैंने अम्मी को कोई मदद नहीं की है। शादी से पहले जो इतना कुछ कर दिया वही काफ़ी है। बस अपना और मियाँ का ख्याल करो, हमारी फ़िक्र मत किया करो, हम लोग मज़े में हैं। आज खास कर अम्मी ने मुझे तुमसे अकेले में बात करने को कहा था, इसीलिए छोटी को भी साथ नहीं आने दिया। ऐसी क्या बात थी जिसके लिए इस कदर राजदारी बरती गई? ताशफा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। बीच रास्ते उसके कदम थम गए। पीछे आने वाली औरत उसके साथ टकरा गई और बरहमी का इजहार करते हुए साइड से निकल गई। सीमाब ने उसको हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उसके चेहरे पर कोई तासुना था मगर रंग बदल गया। ताशी, क्या बेवकूफ़ी, इतना रश वाला बाजार है, तेज़ी से आने जाने वाले लोगों के दरमियान में एकदम खड़े हो जाना इंतहाई ख़तरनाक है। उससे ज़्यादा ख़तरनाक आपकी बात है। सीमाब ने ताशफा की हैरान नज़रों में देखा, दिल डूब गया। गाड़ी में बैठा शौहर, बच्चे सब भूलकर उसको साथ लिए एक फूड शॉप में आ गई। बैठो इधर। साथ ही उसके लिए ठंडा पानी ऑर्डर किया। ताशफा के हाथ ठंडे बर्फ हो रहे थे, चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद। सीमाब की आंखों में पानी आ गया। ताशी, तुम मुझे डरा रही हो। रिश्ता आया, हमने रिश्ता तय नहीं किया। ये लो शाबाश, पानी पियो। आप ही पानी पीने से मन की आग नहीं बुझती ना कम होती है। फिर मुझे पानी क्यों पिला रही हो? कोई फ़ायदा नहीं होना। मुझे इल्म था एक दिन मैंने सूली चढ़ाए जाना है, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो दिन इतनी जल्दी आ जाना है। शादी होने से कोई सूली नहीं चढ़ता पगली। हमारे अम्मी अब्बू की शादी हुई थी, मेरी हुई है। सारी दुनिया में करोड़ों लोग हर रोज़ इस बंधन में बनते हैं। ये तो बड़ा मुबारक रिश्ता है। आप ही अपने जैसे खुशबख्तों की मिसाल ना दो। मेरे जैसे बदबख्त अगर नज़र में हो तो उनकी मिसाल ला दो। ताशी मेरी जान, अपने से मोहब्बत करने वालों को यूँ अजियत नहीं देते। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है। खुशी से कौन खुदकुशी करता है आप ही? ताशी, वो बाहिम्मत लोगों को बहुत पसंद करता है। पसंद तो बड़ी छोटी चीज़ है आप ही, क्या वो उनसे मोहब्बत भी करता है? सीमाब के आंसू छलक पड़े। दुपट्टे के पल्लू में जज्ब करते हुए थोड़े वक्फे बाद जब बोलने के काबिल हुई तो कहा, ये उसकी मोहब्बत ही है जो हमारे दिलों को हमारे तुम्हारे हक़ में हद से ज़्यादा नरम कर दिया हुआ है। वो जिनसे मोहब्बत करता है लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देता है। फूफो शमीम को तो मुझसे शदीद नफ़रत है, उसका यहाँ क्या जिक्र? अगर अल्लाह को मुझसे मोहब्बत है तो वो शमीम फूफी के दिल में मेरे लिए मोहब्बत क्यों नहीं डाल देते? देखो, वो औरत हमारे लिए इतनी अहम बिल्कुल नहीं है कि हम उसकी बातों को यूँ सेहन पे सवार करें। ऐसा कह देने से तकलीफ़ तो ख़त्म नहीं होगी। ये हकीकत है, वो अब्बू की बहन है। ये भी हकीकत है, वो हमारे घर बहुत आया करती थी। अब्बू से बेइंतहा मोहब्बत थी, मगर फिर मेरी वजह से उन्होंने पहले हमारे घर आना छोड़ा, फिर अब्बू को भी छोड़ दिया। सिर्फ मेरी वजह से आप ही, सिर्फ मेरी वजह से अम्मी को अपनी बेवगी के दिन हालात के साथ अकेले लड़कर गुजारने पड़े। फ़कत मेरी खातिर उनके ससुराल और महके ने उनको तनहा कर दिया। तो हम कौन सा मर गए हैं? हम जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर हाल में। अपनी मेहनत के सर पर अपने पैरों पर खड़े हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। लोगों ने साथ छोड़ा था, अल्लाह ने तो तनहा नहीं किया। तनहा करना और क्या होता है आप ही? ताशफा, वो लोग हमारे लिए अहम नहीं है, तुम अहम हो। अब क्या तुम दूसरों के किए की सज़ा भी हमें दोगी? आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ़ आए आप ही, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। तो फिर रिश्ते के नाम से डरना छोड़ दो। मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? वजह आप बाखूबी जानती हैं। ताशफा, इंसान पर आजमाइश आ जाती है, मुश्किल वक्त का शिकार हो जाता है, कोई मुसीबत आ जाती है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि हम उस कैफियत या उस मुश्किल को सारी उम्र के लिए अपने ऊपर तारी करके रखें।
इंसान को अल्लाह ने लकीरें पीटने के लिए पैदा नहीं किया है, कि बात को जहन पर सवार करके सारी उम्र का रोग पालने के लिए पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने तो ये भी इजाज़त नहीं दी कि इंसान दुनियादारी से कटकर अल्लाह अल्लाह करता जंगलों को निकल जाए। फिर वो कैसे चाहेगा कि उसका बंदा या बंदी एक आजमाइश के पीछे अपने आप को यूँ तनहा कर ले। मैंने कब खुद को तनहा किया? आप सब तो मेरे साथ हो, बस मैं शादी नहीं करना चाहती। देखो मेरी जान, सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात बिठा ले, तो यूरोप की बसने वाली कोई गोरी नहीं है जो अपनी मर्ज़ी के सर पे सारी उम्र शादी ना करे, काम करे, अच्छा कमाए खाए और यूं ही उम्र बिता दे। तो मशरिक़ में पैदा होने वाली एक पाकिस्तानी लड़की है जिस मुआशरे में बसने वाले 95% मर्द की ख्वाहिश यही होती है उनकी शादी एक कम उम्र लड़की से हो। 25 से लड़की की उम्र ऊपर गई नहीं और माँ बाप ने इस बात को सर पर सवार कर लिया होता है। लड़की की उम्र निकली जा रही है और हमारी अम्मी भी यही की पली बड़ी हैं, वो भी दिन रात अब तुम्हारी शादी की फ़िक्र में रहती हैं, क्योंकि ना तो तुम्हारे सर पर बाप है ना भाई। अब जो करना है मैंने और अम्मी ने ही करना है। अगर वाकई कुछ करना है तो फिर एक एहसान कर दें। वो क्या? मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। ताशी, मैं जानती हूँ तुम्हारा बहुत अरसे से किसी लड़के के साथ रब्ता है, क्या तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो या कुछ और भी है? ताशफा को लगा जैसे दिल सीने की कैद से निकलकर धड़क रहा हो, कहीं सीमाब उसके चेहरे पर आने वाले रंग ना देख ले। इस डर से उसने चेहरा झुका लिया। क्या वो तुमसे शादी करना चाहता है? ताशफा के गालों से धुआं निकलने लगा। मैं आपको बता चुकी हूँ, आप भी मुझे शादी नहीं करनी है। इसका मतलब है वो लड़का तुम्हारे साथ संजीदा है। मैंने ये भी नहीं कहा। पहेलियाँ तो मत बुझवाओ ताशी, घर चलें। अगर तुम खुद उससे शादी की बात नहीं करना चाहती हो तो कम से कम मुझे ही उसका नंबर दे दो, मैं उसकी मर्ज़ी जान लूँगी। क्या कहेंगी? मेरी बहन से भीख में शादी कर लो? भीख में क्यों? अगर तुम उससे मोहब्बत करती हो तो क्या वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता? ताशफा ने हैरत से बड़ी बहन को देखा। आप ही, मुझे उससे मोहब्बत नहीं है ताशफा, मैं इतनी भी अंधी और बेवकूफ़ नहीं हूँ जितनी नज़र आती हूँ। तो मुझे नंबर दे दो, बाकी काम मेरा है। नंबर ले ले, मगर उसको कॉल करने से पहले मुझे जहर दे लेना। अब ये बकवास किस लिए? क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी है। तुम्हारी सुई अभी भी वहीं की वहीं अटकी हुई है। इसका मतलब मेरे इतना सर खपाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सर खपाने से मसाइल हल हो जाते तो आप ही, मैंने खुद अपने साथ बहुत सर खपाया मगर हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। ताशफा, तुम घर से निकलकर नौकरी करना नहीं चाहती थी, खासकर जो नौकरी इस वक्त कर रही हो। वो फ़ैसला किस कदर मुश्किल था, मगर अम्मी की खातिर तुमने हाँ कर दी। चंदा, अब भी अम्मी का ख्याल करो, वो तुम्हारी शादी करना चाहती हैं। वो ये नहीं कह रही कि अभी के अभी ही शादी कर देनी है। आज रिश्ता आया है, अभी हम कोई 2-4 माह का वक्त सोचने के लिए लेंगे। मैं चाहती हूँ तुम इस दौरान अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो, अपनी सोच को इस नुक्ते पे लाओ। शादी ज़रूरी अमल है, सबकी तरह तुम्हारी भी होनी है। अगर चाहो तो अपनी डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लेना, जो तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ात है तुम डॉक्टर के सामने खुल कर बयान कर सकती हो। वो यकीनन तुम्हारी मदद करेंगी। ताशफा अपने अंदर की जंग बहन के सामने न रख सकी, चाह कर भी न रख सकी। आंखों में नमी लिए गर्दन हिला दी। सीमाब इतने में ही मुतमईन होगी। चलो मानी तो। वापसी का सारा रास्ता जो चुप ताशफा की लबों पर लगी थी वो चुप रात तक कायम रही। खाने के बाद टीवी देखा। सीमाब के बच्चों ने छोटी खाला के साथ मिलकर खूब शोरो गुल किया। वो तब भी खामोश नज़रों से सब देखती रही। चेहरा हर तासुर से पाक था। अम्मी बार बार उसको देख रही थी, दिल में खुद को कोसा भी। शायद शादी वाली बात अभी नहीं करनी चाहिए थी। बाज़ार जाने से पहले कितनी खुश थी, अभी वो वीरान बैठी है। सीमाब ने उन्हें तसल्ली दी। परेशान ना हो, आज या कल बात तो करनी ही थी और उसका ये रद्द-ए-अमल तब भी ऐसा ही आना था। शादी के नाम पर अपनी हम उम्र लड़कियों सा रवैया कभी नहीं अपनाएगी। हमें आप कमज़ोर ना पड़े, आपका हवाला देकर मैंने उसको ब्लैकमेल करना है और अगर आप ही नरम पड़ गई उसने फिर काबू नहीं आना, इसलिए उसकी जानिब से कुछ अरसा आंखें मूंद लें, यही हम सब के लिए बेहतर होगा। अच्छा बड़ी आपा जी, और वो रिश्ते वालों को क्या जवाब देना है? उनको कह दे हमें सोचने के लिए वक्त दरकार है। इस दौरान लड़के के बारे में छानबीन भी करवा लेंगे। रिश्ते वाली औरत लड़के की तस्वीरें देकर गई है, तुम मुनासिब समझो तो ताशफा को दिखा दो। अगर उसको लड़का ही पसंद ना हुआ तो क्यों उसको ज़हनी कोफत का शिकार रखना। आप सब्र करें, अभी तो नहीं, मगर जब अगली दफ़ा छुट्टी पर आएगी तब दिखाएंगे, जैसे मुनासिब समझो। उठो, अब 11 बज गए हैं, सो जाओ, बच्चे भी सारे दिन के थके हुए हैं। सबसे पहले ताशफा अपने कमरे में गई और कमरा अंदर से लॉक कर लिया। आमतौर पर भांजी को अपने साथ सुलाती थी, पर आज वो बिल्कुल खाली थी, किसी को देने के लिए 2 हर्फ मोहब्बत के ना थे। बेड पर खुली आंखों समेत चत लेटे लेटे न जाने कितना वक्त गुजर गया। फ़ोन मुट्ठी में बंद था, पर आजकल उसने फ़ोन को देखना छोड़ दिया था। वो पिछली मुलाकात पर जो नए दर खोल कर गया था, ताशफा ने अभी तक उसको माफ़ नहीं किया था। क्या हक था उसको? वो क्यों इतना करीब आया? क्यों एक हद पार कर गया? क्या मैंने उसको इस कदर
बेबाकी की इजाज़त दी, मगर उसने इजाज़त मांगी कब थी? वो कब कभी कोई काम इजाज़त मांग कर करता है? बग़ैर इजाज़त के ज़िंदगी में आया, बग़ैर इजाज़त के दिल में बड़ा जमान हुआ और अब बग़ैर इजाज़त के अपना असीर कर गया। वो कैसे उसको बताती? तुम्हारी खुशबू अभी तक तसव्वुर में आबाद है। ये खुशबू ना हाथ धोने से जाती है, ना होंठ पूंछने से जाती है, वहीं की वहीं है। आओ और ये सब वापस ले जाओ। कभी कभी उसको ये ख्याल आता, क्या किसी से इस कदर मोहब्बत जायज़ भी है? क्या इस शिद्दत की मोहब्बत की इजाज़त है जहाँ तुम्हारा दिल अगले के सारे गुनाह माफ़ कर दे, दिल उसको कसूरवार तक ना गर्दाने? क्यों? फ़ोन की बिपने ख्यालों की दुनिया से निकाला। स्क्रीन पर उसी का नंबर था। हाथ बेख्तियार होकर नोटिफिकेशन खोलने लगे। मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, दरवाज़ा खोलो। हड़बड़ा कर उठ बैठी। फिर ख्याल आया उसको, क्या मैं कहा हूँ, इसीलिए लिख भेजा। किस दरवाजे के बाहर? जवाब फ़ोन पे नहीं आया, बल्कि कमरे का। जो कमरा बाहर को खुलता था उस पर हल्की सी दस्तक हुई। ताशफा को लगा यकीनन कोई मजाक होगा। दुपट्टे का भी होश न रहा। बेड से उतरी और आगे बढ़कर जल्दी से लॉक खोलकर दरवाजे का एक पट वार किया। सामने गहरे अंधेरे के सिवा और कुछ नज़र न आया। रोई हुई आंखें, कुछ ढूंढती हुई बेताब नजरें। सफ़ेद ट्राउज़र पे पीला कुर्ता, लंबे सिल्की बाल घटाओं की तरह फैले हुए थे जब कोई नज़र न आया। चेहरे पे मायूसी और आंख में पानी एक साथ आया था, और वो जो अंधेरे में झाड़ी की ओर से यकटिक उसकी रोशनियां लौटाते सरापे को देख रहा था। गहरी सांस लेकर भरकर लंगड़ाता वो आगे बढ़ा। वो दरवाज़ा बंद कर रही थी जब खून से रंगा हाथ दरमियान में नज़र आया। उसके अलग से चीख बरामद होती होती रह गई, क्योंकि अगले पल वो कमरे के अंदर उसके बिल्कुल सामने मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम। सलाम लेने से पहले वो अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर चुका था। वो सर उठाकर आंखें झपके बगैर उसको देखे जा रही थी। मगर कुछ गलत था। आज वो हमेशा की तरह फ्रेश नहीं लग रहा था। चेहरे पर पसीने से सारे बाल चिपके हुए थे, आंखें सुर्ख हो रही थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो तकलीफ़ में है। क्या हुआ है? शुक्र है तुम्हें ख्याल आ गया, वरना मुझे लगा सारी रात इधर ही खड़ा रखोगी। क्या हुआ है? गोली लगी है। ताशफा की आंखें फैल गई। कहाँ, कब, क्यों, कैसे? मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। पहले बैठ जाऊँ। वो जैसे होश में आई। हाँ हाँ, इधर। जल्दी से बेड पर पड़ा, कंबल एक तरफ करके उसको बैठने की जगह बनाई। फिर खिड़की के पर्दे बराबर किए। अंदर वाले दरवाजे का लॉक फिर से चेक किया। मंगू को बैठने में इंतहाई तकलीफ का सामना करना पड़ा। मुसलसल ड्राइविंग करने से टांग में सूजन हो गई थी। बेड पर बैठने की बजाय वो टांग लटकाकर नीम दराज हो गया। परेशानी से ताशफा के हाथ पैर फूल रहे थे। अब गौर से उसकी टांग को देखा तो कलेजा हलक में आता महसूस हुआ। ट्राउज़र खून से भरा हुआ था, हत्ता कि जिस शर्ट से टांग को बांधा गया हुआ था वो भी खून से भरी हुई थी। दोनों के रंग गहरे होने की बना पर वो पहली नज़र में जान नहीं पाई थी। गौर करने पर नज़र आया था। मैं डॉक्टर को बुलवाऊँ? ताशफा की बात पर उसने फ़ौरन सर उठाया। हरगिज़ भी नहीं। डॉक्टर के पास जाना होता तो मैं खुद चला जाता। क्या कमरे में कोई रेडियो वगैरह है तो चला दो, ताकि मेरी आवाज़ बाहर न जाए। ताशफा में कान के अंदाज में मुड़ी, बाल लहराए और वो उसकी जुल्फ़ों में उलझ गया। ताशफा ने अपना मोबाइल खोला। सबसे ऊपर जो कवाली आई उसे प्ले करते हुए फ़ोन को स्टेरियो के साथ जोड़ दिया। आवाज़ इतनी तेज़ नहीं थी, मगर इतनी हाई ज़रूर थी जो अब इनकी बातों की आवाज़ को छुपा सकती। स्टेरियो ऑन करके वो वापस उसकी जानिब मुड़ी कि अब अगला हुक्म। कमरे में नुसरत की आवाज़ गूंज रही थी। तमन्ना है कि यूं ही बसर हो, तेरी चौखट हो और दीवाने का सर हो। वो उसी को देख रहा था। ये सफ़ेद बैग खोलकर सारा सामान निकाल दो। ताशफा ने अमल करना चाहा, मगर एक तो वो इतना करीब था, दूसरा जो इस वक्त उसकी हालत थी। इस सब के असर में ताशफा के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। हल्की सी गिरा न खोली जा रही थी। वो धीरे से मुस्कुराया। न दुनिया न मनसब नज़र के लिए, ये सर वक्फ है तेरे दर के लिए। हाथ बढ़ाकर उसके कांपते हाथों पर अपनी गिरफ्त रखकर बैग का मुंह खोल दिया। मिला मेरी फितरत को दीवानापन, तेरे हुस्ने दीवाना है ज़र के लिए। इतना सा काम था, घबरा क्यों रही हो? तुम्हारे तबस्सुम की एक एक अदा क़यामत है अहले नज़र के लिए। आपका इतना ज़्यादा खून बह गया है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उठा दर से चुलमन को ए महवे नाज, देखा अपना रुख लम्हा भर के लिए। मैं तो अपने तबीब के पास ही आया हूँ। जिस्मानी तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास दवा मौजूद है। अभी पट्टी करके दवा ले लूँगा तो आराम आ जाएगा। क्या ये तुम्हारे असली बाल हैं या विग लगाई है? उसके सवाल पर ताशफा का हाथ बेख्तियार अपने सर पर गया। जवाब देने की बजाय उसने तेज़ी से बालों को जूड़े की शक्ल में लपेट दिया। जो ही हाथ नीचे किए, जूड़ा खुल गया और बाल दोबारा से बिखर गए। हमेशा हमें देखना है तुम्हें, तुम ही हो हमारी नज़र के लिए। वो फिर से मुस्कुरा दिया, जबकि शर्म से ताशफा के गाल दहक रहे थे। मुझे ड्रेसिंग करनी होगी, प्लीज़ खून देखकर घबराना मत, वरना ये ना हो अपनी बजाय मुझे तुम्हारा इलाज करना पड़ जाए। ताशफा ने किसी बच्चे की तरह इस बात में सर हिलाया। मंगू ने एक एक करके बैग में से सारी चीज़ें निकालकर अपने पास बेड पर रखी। सबसे पहले शर्ट खोली, फिर कैंची उठाई, पोंचे से लगकर
जहाँ पर ज़ख्म था वहाँ तक पैंट काट दी। अब ज़ख्म खुलकर नजर आया तो ताशफा ने दिल थाम लिया। गहरा सुर्ख खून ज़ख्म के ऊपर तह की सूरत में जमा हुआ था। दरवाजे पे होने वाली दस्तक से वो बुरी तरह उछली। घबरा कर मंगू को देखा जो उसी इत्मीनान से बैठा था, मगर उसकी संजीदा नज़रें दरवाजे से होती वापस ताशफा पे आकर रुक गई। ताशफा ने डरते डरते पूछा, कौन? दूसरी तरफ से हरमीन की कड़कदार आवाज़ आई, ताशी बाजी, नुसरत फ़तेह अली ख़ान को सुनने का ये कौन सा वक्त है? उसको समझ न आया क्या जवाब दे। अगर दरवाज़ा खुलने का मुतालबा हो गया तो क्या करेगी? वो मेरा दिल कर रहा है सिर्फ 2-4 गाने सुनकर बंद कर दूंगी। खुद सुनिए ना, किसने मना किया? पर आप तो सारी गली को सुना रही हैं। हरमीनी जाकर सो जाओ, तंग ना करो। इस दफ़ा उसने डांट से काम लिया। दूसरी तरफ हरमीन भी जल कर बोली, पता नहीं किस पे चली गई है। मजाल है जो कभी कोई काम नॉर्मल लोगों वाले किए हों। सुनती रहिए सारी रात, बल्कि सुनाती रहिए। ताशफा पलक झपके बगैर उसको देख रही थी, जो हरमीन की बात बड़े गौर से सुनने के बाद संजीदा नज़रों से ताशफा की आंखों में देख रहा था। ताशफा ने सुकून का सांस लिया। मज़ीद कोई आवाज़ ना आई थी, जिसका मतलब था हरमीन वापस अपने कमरे में जा चुकी थी। मोहब्बत में क्या क्या नसीर अहले दिल तड़पते रहे चारा घर के लिए। अगर जो अम्मी या उसकी बहनों को इल्म हो जाए इस वक्त उसके कमरे में एक जवान मर्द मौजूद है, अम्मी तो बेयकीनी से ही मर जाएंगी। मोहित भाई का क्या रद्द-ए-अमल होगा वो सोचना भी नहीं चाहती थी। मुझे पानी डालने के लिए एक बर्तन चाहिए। मंगू की आवाज़ पर वो एक दफ़ा फिर सोच की दुनिया से बाहर निकली। सारे कमरे में नज़र दौड़ाई। बेड साइड पे प्लास्टिक का बाउल नज़र आया जिसमें दिन के वक्त माफिया ने खरबूजा काट रखा था। वॉशरूम से बाउल धोने के बाद लाकर उसके सामने रखा। एक पैकेट में पानी था जिसे काट कर बाउल में डालने के बाद उसने एक मुख्तलिफ किस्म का पैकेट उसमें मिक्स किया। फिर कॉटन को उसमें डुबो कर ज़ख्म को साफ़ किया। मंगू ने अपनी शहादत की उंगली से गोली की जगह के इर्द गिर्द दबाव डाला। ताज़ा खून उबल कर बाहर आया। उसके चेहरे का रंग बता रहा था उसको कितनी तकलीफ़ का सामना था। वो तो अपने काम में मसरूफ़ था, मगर बेड से चंद कदम की दूरी पे खड़ी वो अपने आंसू पीने की कोशिश में बेहाल हो रही थी जब उसने एक पैकेट से ट्विज़र नुमा आला निकाला। ताशफा ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। इससे क्या करेंगे? गोली अंदर ही है। उसको निकालने की कोशिश करने लगा हूँ। हरगिज़ नहीं, आप मेरे सामने ये सब नहीं करेंगे। सारी दुनिया छोड़कर एक मैं ही मिली थी जिसके सामने अपने आप को इस अजियत का शिकार कर रहे हैं। हाँ, मैं कहीं सड़क के किनारे गाड़ी रोककर ये सब करने के बाद तुम्हारे पास आ सकता था, मगर ना जाने क्यों मेरा ख्याल तुम्हारी जानिब गया। वो क्या कहते हैं, मुहिब अपने महबूब की तकलीफ़ नहीं दे सकता। सोचा चलो अल्लाह ने मौका दिया, फ़ायदा उठाया जाए। मेरी हालत पर तुम खुश होती या परेशान? अभी उसकी बात मुंह में थी, ताशफा का हाथ उठा और उसके गाल पर पड़ा। वो अपने गाल पे हाथ रखकर शशदर सा उसको देखे गया, फिर हंसने लगा। चलो, तुम्हें भी अपना गुस्सा निकालने का मौका मिला। अब सुलह समझूं। जो हरकत आपने की थी वो इंतहाई घटिया थी। अब बताने का क्या फ़ायदा। ये थप्पड़ तब मारना था जब मेरे सीने से सर लगाकर रोने बैठ गई थी। अच्छा, अब यूँ मुझे शर्मिंदा करेंगे? क्यों नहीं, शर्मिंदा होने वाली बात तो कोई नहीं है। आप जैसे बेशर्मों के लिए तो वाकई नहीं है। देखो एवं जो तुम मेरे सोए हुए जज्बात जगाने की कोशिश कर रही हो, बाज आ जाओ। आज मैं कोई अमली मुजाहरा करने के मूड में नहीं हूँ, बल्कि पहल कभी भी मेरी तरफ से नहीं होती। हाँ, मैं ही हर दफ़ा आपके पास जाती हूँ। आपने तो कभी मेरे राह नहीं रोका। अगर तुम्हारे पास आने की बजाय मैं कहीं और जाऊँगा तब भी बर्दाश्त नहीं होना। आज़मा देखिए। क्यों ऐसे फजूल दावे करती हो? तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। किस सवाल का? तुम्हारे बाल असली हैं या मुझे काबू करने के लिए विग लगाई हुई है? हाँ, विग लगाई हुई है। मुझे खबर थी ना आप आने वाले हैं। उसी खुशी में मेकअप किया, मेहंदी लगाई, विग लगाई। अब खुश? वो गुस्से में सोचे बगैर बोल गई थी और सामने वाला अपने हाथ रोक के बस उसको देखता रह गया। ताशफा बेगम, आप भूल गई हो। तो मैं याद करवा दूँ, मैं एक बड़ा आम सा इंसान हूँ और तुम्हारे इश्क में गोडे गोडे गिरफ्तार हूँ। इसलिए ऐसा खूबसूरत नक्शा खींचते वक्त ज़रा ख्याल करो। पर मेरी ख्वाहिश ज़रूर है मेरी ज़िंदगी में ही ऐसा दिन आ जाए। ताशफा को उसकी बात पे एक दफ़ा फिर बड़ा गुस्सा आया। जो मुंह में आता है बगैर सोचे समझे बक देता है। उसने पैकेट में से सर्जिकल दस्ताने निकाले, अपने हाथों पे चढ़ाए, मंगू के हाथ से ट्विज़र ले लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मेरा ख्याल है आज मेरा दिन है। अल्लाह ने अगले पिछले सारे हिसाब विभाग करने के लिए ही आज आपको मेरे हवाले किया है। मंगू का मुंह ओ की शेप में खुला, मगर उसको कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर ताशफा ने उसके सीने पे अपने दोनों हाथों का दबाव डालकर पीछे को लिटा दिया। वो मुंह में बुड़बुड़ा रहा था, या अल्लाह खैर करना, जिसने आज तक पैर में चुभा शीशा नहीं निकाला होगा वो गोली निकालने के चक्कर में। ताशफा ने अपनी उंगली को उसके ज़ख्म पर रख कर दबाव दिया, जिस पर मंगू अपनी जगह उछला। उमर क्या कर रही हो? पहले कम दर्द है। ये वार्निंग थी, अब अगर मुंह खोला तो ये कैंची मार दूंगी। तुम अमली तौर पर भी ख़तरनाक हो, सिर्फ देखने में ही नहीं।
इस दफ़ा उसने कोई जवाब नहीं दिया। पूरी तवज्जो से कॉटन के साथ ज़ख्म को साफ करने लगी। वह आंख पर बाजू रखे लेटा रहा। ताशफा ने नज़दीक से सुराख का मुआयना किया तो टांग काम गई। फिर भी डरते डरते आले को सुराख के पास लाकर खोलना चाहा तो हाथ कांप रहे थे। वो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उठ बैठा। हाँ जी बेगम साहिबा, निकल गई सारी अफसरी। लाइए फिर प्रोफेशनल हाथों का कमाल देखिए। अगला अमल चंद मिनट में हुआ। मंगू ने 2 सुरुंजे भरकर टांग में लगाई। गोली ज़्यादा अंदर नहीं थी। थोड़ी सी कोशिश के बाद निकल गई। पहले वो नहीं बोला, मगर बाद में एक बोतल ताशफा की जानिब बढ़ाते हुए बोला, जब मैं इशारा करूँ इसको सुराख के ऊपर डालना। मंगू ने अपने मुंह में तौलिया दिया और सर को हिलाया। ताशफा ने दिल खोल कर वो लिक्विड उसकी टांग पर डाला। एक दफ़ा तो मंगू को आंखों के सामने तारे नाचते दिखाई दिए। सराहने में मुंह देकर अपनी आवाज़ को दबा गया। जब ज़रा असर कम हुआ तो कांपते हाथों से सर्जिकल टेप के साथ सुराख को अच्छी तरह बंद करके ऊपर ड्रेसिंग लगाकर वापस लेट गया। अभी तक गहरे गहरे सांस भर रहा था। चेहरा और शर्ट पसीने से तरबतर थे। ताशफा के दिमाग ने बर वक्त अमल किया। उसने एक गिलास में पानी डाला, साथ दवाइयों में नज़र आती आबरूफीन की 2 गोलियां उसकी हथेली पर रख दी। ये खा ले। वो कुछ भी कहे बगैर गोलियां निकल गया। वहीं लेटे लेटे वो चंद मिनट में ही नींद की आगोश में चला गया। वो कितनी देर तक बेड के करीब खड़ी होकर उसको सोता हुआ देखती रही। हिम्मत करके उसके पैरों को भारी बूटों से आज़ाद किया, फिर खींचकर जुराबें भी उतार दी। उसकी सारी टांग, पैर, मोज़ा, हत्ता के जूते पर भी खून जमा हुआ था। ताशफा को फिक्र हुई, न जाने एक ही रात में कितना खून ज़ाया हो गया होगा। क्या ये हर रोज़ ऐसी सूरत हाल से गुजरता है? वाशरूम से छोटे टब में पानी भरकर लाई, जिसमें थोड़ा सा डिटोल मिलाया था। पानी बेड के करीब रखकर अपने बाल लपेटकर पोनी से कसकर जूड़ा बनाया। बारी बारी दोनों पाँव उठाकर टब में रखते ही उसके पसीने छूट गए। 10 नंबर का पाँव इतना भारी, ऊपर से तो वो खुद सोया पड़ा था। तौलिया गिला करके सारी टांग को साफ किया। ये अलग बात, उसके इतने कुर्ब से हाथ कांप रहे थे, शर्म से नज़रें झुकी हुई थी। इस वक्त बस ये ख्याल रह गया, ये तो कहीं भी मदद के लिए मुंह कर सकता था, सब पर मुझे तरजीह देकर मेरे पास आया और मैं इसको यूं ही खून में लथड़े कपड़ों में पड़ा छोड़ दूँ। डॉक्टर भी तो लोगों की मदद करते हैं, उनमें लड़कियाँ भी होती हैं। अच्छा चलो अपने मुल्क में इतना आम ना हो, पर बाहर के ममालिक में तो औरतें पैरामेडिक भी हैं। एक्सीडेंट या किसी भी किस्म की फिटल ट्रॉमा इंजरी में इंसान के सारे कपड़े उतार देते हैं। वो जो डॉक्यूमेंट्रियों में दिखाते हैं सारे असल ज़िंदगी के वाक़यात हैं। वो अपनी सोचों में मगन उसका ट्राउज़र उतारने के अमल में हलकान हो रही थी। हालांकि मंगू ने नीचे बॉक्सर पहने हुए थे जिनकी लंबाई घुटनों तक थी। जब बहुत लड़ाई के बाद भी ट्राउज़र पर उतरा तो उसने आसान हल निकाला, कैंची से सारा काट दिया, फिर पूरा जोर लगाकर उसके नीचे से खींच कर एक तरफ रखा। तो भाई ये इंसान है या कोई जिन? टांगे नीचे को लटकी होने की वजह से पट्टी पे खून के धब्बे उभरने लगे थे। यकीनन ब्लीडिंग फिर से शुरू हो रही थी। अब टांगे उठाकर बेड पे कैसे रखूं? हिम्मत करके एक एक पाँव उठाकर जैसे तैसे बेड के ऊपर रख दिया। ऊपर चादर डाल दी। सारी बेडशीट पर खून के धब्बे नज़र आ रहे थे। अपनी अलमारी में से एक बड़ा सा बैग निकालकर सारे खून आलूद कपड़े, पट्टियाँ, सुरुंजे, सारा कुछ डालकर गिरा लगा दी। टब का सारा पानी भी सुर्ख हो रहा था, जिसे बदलने के बाद नया पानी डालकर लाई। तौलिया भी धोया, सारा फर्श साफ़ किया, उसका जूता साफ़ किया। अपनी तरफ से सारा काम ख़त्म करके कमरे में आए। स्टेरियो पे अब चौथा गाना चल रहा था। जुगजीत सिंह कह रही थी, झुकी झुकी सी नज़र बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, तू अपने दिल की जवा धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तुझे भी मुझसे पे एतबार है कि नहीं। कुछ गज़ल के अल्फाज का असर का था, कुछ जज्बात का गलबा। वो चलती हुई बेड के करीब आई, एक नज़र वॉल क्लॉक पर डाली। रात के 2:30 बज रहे थे। अपनी गलती का एहसास होते उसने मौसीकी बंद कर दी, कमरे की मेन लाइट भी बंद कर दी, इस डर से कि किसी को अंदर का मंजर नज़र ना आए। जूं जूं रात बीत रही थी, उसका दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम करने लगा था। तौलियों को पानी में भिगोने के बाद अच्छी तरह निचोड़ा। पहले उस पर झुककर उसकी सीधी हथेली साफ़ की जिस पे खून जमा हुआ था, उसी तरह दूसरा हाथ भी साफ़ किया। गौर से उसको देखा तो दिल को कुछ हुआ। वो बिल्कुल बेसद पड़ा हुआ था, मोटी मोटी आंखें बंद थी, परेशान गैस हुई पेशानी पे पड़े थे, सर हल्का सा एक तरफ को मुड़ा था। 2-4 सेकंड उसको देखती रही। आया सांस आ जा रही है, मगर जितनी देर वो उसको देखती रही कोई हरकत मालूम न हुई। पानी वगैरह सब भूलकर बेड पर उसके बराबर चढ़कर बैठ गई। पहले नाक के आगे उंगली रखी, कुछ महसूस न हुआ।
ताशफा के हाथों के तोते उड़ गए। 30-40 सेकंड तक उसने उसके नाक के आगे उंगली रखे रखी, मगर वो सांस नहीं ले रहा था। गर्दन पे कान के नीचे हाथ रखकर उसकी नब्ज़ देखी, जो मामूल के मुताबिक थिरक रही थी। उसे कुछ तसल्ली तो हुई, मगर फिर ख्याल आया, हार्ट अटैक वाले बंदे की भी नब्ज़ ही तो यकदम नहीं रुकती। अगर सांस नहीं ले रहा, जिस समय ऑक्सीजन कैसे जाएगी? ऑक्सीजन आ गई तो दिमाग को नुकसान पहुँच सकता है। ये कोमा में तो नहीं चला गया? इतनी हैवी ब्लीडिंग के बाद हो सकता है इसका शुगर लेवल लो हो गया हो, कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो जाए तो दिमाग तक ऑक्सीजन जाना बंद हो सकती है। उसने सर झुकाकर अपना कान उसके दिल पर रखा। 1 2 3 4 मजबूत तवाना धड़कन एक तसलसल के साथ कायम थी। नब्ज़ चल रही है, दिल धड़क रहा, फिर ये सांस क्यों नहीं ले रहा? मंगू एक हाथ सीने पे धरा था, दूसरा पहलू में रखा हुआ था। उसको खुद एहसास ना हो सका कि वो आंसुओं से रो रही है। ये सांस क्यों नहीं ले रहा? प्लीज़ आंखें खोलिए। पहले उसके कंधे हिलाए, फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर आवाज़ दी, प्लीज़ मुझे घबराहट हो रही है, आंखें खोलिए। मंगू का वजूद बेसो हरकत पड़ा था। मेरा फ़ोन काम में, उनको आकर देखिए, पता नहीं क्या हो गया है। माँ भी, आप भी प्लीज़ इनको बचा ले, सांस नहीं आ रही। रोने के साथ साथ आवाज़ें देती दरवाजे की जानिब भागने लगी थी, जब मंगू ने उठकर उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। मंगू हैरतज़दा रह गया। वो हिचकियों से रो रही थी, ये सब भूलकर कि उसकी माँ और बहन मंगू को यहाँ मौजूद पाकर ताशफा के साथ क्या सलूक करेंगी। हर खतरा नज़रअंदाज कर गई। बदनामी भी तो होनी थी। अम्मी जल्दी आइए ना, स्टारी हो रही थी। मंगू ने जल्दी से उसके मुँह पर हाथ रखकर आवाज़ दबाई, उसको अपने साथ लगाकर तसल्ली देने की कोशिश की। ताशफा मैं ठीक हूँ, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सामने सांस ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ। वो अभी नॉर्मल नहीं हुई थी। नीम तारीखी में खाली उलझेनी से उसको देखने लगी। आपको सांस नहीं आ रही थी, मैंने जानबूझकर रोकी थी। क्यों? मुझे यकीन नहीं था तुम मेरे मजाक को इतना संजीदा ले जाओगी। धीमी सी आवाज़ में बोली, जिस शख्स के बगैर आप अधूरे हो वो आपके सामने बेजान पड़ा, आप क्या करेंगे? मैं माफ़ी मांगता हूँ। ने ताशफा की पेशानी पे बोसा लिया, नरम लम्ब से उसके आंसू साफ कर दिए। मैं डर गई थी, मैं देख सकता हूँ। गोली कैसे लगी? काम के दौरान। कैसा काम? नेक काम। अगर दिल पे लग जाती तो? दोनों के चेहरे एक दूसरे के आमने सामने थे। मंगू ने अपनी शहादत की उंगली से उसके चेहरे पे आई आवारा लिट को कान के पीछे अड़साया। ताशफा, मौत बरहक है, जिससे कोई नहीं भाग सकता, पर आप तो मौत को हथेली पे लिए फिरते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है जब तुम मेरे लिए दुआ करोगी? मुझे क्या डर होगा? मैं एक दुआ बहुत करती हूँ। वो क्या? जब मौत आए पहले मेरी तरफ आए। कई पल खामोशी में गुजर गए। मंगू ने गहरा सांस अंदर खींचा, मुस्कुराती हुई आवाज़ में बोला, चलो आज एक बात तो क्लियर हो गई। वो क्या? वो जो शायर कहता है, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। ताशफा के गाल सुर्ख हुए। उससे नज़र चुराते हुए उसकी आंखों की बजाय नज़र मंगू के गले की हड्डी पर जम गई, जो उसको बोलने पर हिरती थी। ताशफा का जी चाह हाथ लगाकर महसूस करे। सी माँ बाप भी मुझसे आपका नंबर मांग रही थी। वो कहती हूँ नहीं मैं कि मैं किसी के साथ इन्वॉल्व हूँ। मंगू के लबों पे बड़ी जानदार मुस्कुराहट। तुमने क्या कहा? मैंने नंबर देने की हामी भरी है, मगर दूंगी नहीं। क्यों? आपको आराम करना चाहिए, बैठने से खून निकलने लग गएगा। आराम बहुत हो चुका, अब मुझे वापस जाना है। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जवाब ज़रूरी नहीं है, नंबर देना भी ज़रूरी नहीं है। नंबर किस लिए चाहिए था? वो ताशफा ने उसकी गिरफ्त से अपने हाथ छुड़वाकर बेड से खड़ी हो गई। ताशफा बात करो, क्या वो ये जानना चाहती हैं? इतना कहकर वो फिर खामोश हो गई। ताशफा जी, आप मुझे तजस्सुस से क्यों मारना चाह रही हैं? वो आपसे पूछना चाहती हैं आप मुझसे शादी करेंगे या वैसे ही दिल लगी कर रहे हैं? मंगू हंसा और फिर हंसता ही चला गया। ताशफा पहले पछताई कि भला इसके सामने इस बात का जिक्र करने की क्या ज़रूरत है, मजाक बनाता रहेगा। जब वो काफ़ी देर तक वक्फे से हंसता रहा तो ताशफा ने कुर्सी का कुशन उठाकर उसकी जानिब उछाला, जिसे कैच करके उसने पूछा, ताशफा जी आपका क्या ख्याल है, ये बंदा शादी करेगा या सिर्फ दिल लगी तक रहेगा? मुझे लगता है आपसे ज़्यादा मुझ पर दिल लगी का इल्ज़ाम आना है। ओह, ये भी अच्छा है, मगर कैसे? मुझे नहीं लगता है हम कभी इससे आगे जाएंगे। वो बेड से निकला और कमरे की लाइट जला दी। ताशफा की नज़र सीधी उसकी रान पे बंधी बैंडेज पे गई। सफ़ेद पट्टी पे सुर्ख दाग वाजे हो रहे थे। वो उसके करीब आकर बोला, तुम जब अपने और मेरे हवाले से कोई बात करो, मैं तुम्हारा चेहरा देखते हुए तुम्हें सुनना चाहता हूँ। अब बताओ, हमारा रिश्ता किस मकाम से आगे नहीं जाएगा? जिस मकाम पर है, इस मकाम से आगे नहीं बढ़ेगा। क्या मैं जानने की जसारत कर सकता हूँ इस कदर यकीन की बुनियाद क्या है? मेरे यकीन की बुनियाद ये है कि आप मुझसे वाबस्ता तो हैं, मगर मुझे जानते नहीं हैं। तुम्हारे कहने का मतलब ये है रिश्ते कायम और कामयाब तब होते हैं जब फ़रीक़ीन एक दूसरे को जानते हों। हाँ, कम अज़ कम एक दूसरे की खूबियों खामियों का इदराक होना चाहिए। तुम्हारी मोहब्बत क्या महबूब को जान लेने के बाद होती है?
हाँ, जब तक आप किसी को बर्त नहीं लेते, किसी के साथ कुछ वक्त नहीं गुजारते, उसकी दिन रात की रूटीन करीब से ना देखिए, वो अपने करीबी रिश्तों को कैसे निभाता है, लेन देन में कैसा, ये सब तो बरतने के बाद पता चलता है ना। तो फिर मोहब्बत पहले कैसे हो सकती है? जो दो लोग मीलों दूर से सिर्फ फ़ोन की तारों से जुड़े हों, उनका ताल्लुक वर्चुअल सच्चाई तो है मगर हकीकी सच्चाई नहीं है। मंगू बड़े गौर से उसको देख रहा था। तुम दोबारा से मौजू को उस नहज पे ले जा रही हो जहाँ हमारी लड़ाई होना लाजमी है। मैं सच बयान कर रही हूँ। तुम्हारा सच हमेशा मनफी ही क्यों होता है? क्योंकि हकीकत मनफी है। ताशफा को अपने आंसुओं पे सख्त गुस्सा आ रहा था। अगर तुम्हारे मेरे दरमियान फर्जी सच्चाई है तो क्या तुम्हारे आंसुओं को और जो तो थोड़ी देर पहले तुम्हारी मेरे लिए फ़िक्र परेशानी थी, ये सब कुछ भी फर्जी है, नज़र का धोखा है? देखा, अब तो आपको समझ जाना चाहिए। हर दफ़ा मैं आपके लिए नई ज़हनी अजियत पैदा करती हूँ, आप बहुत जल्द उकता कर भाग जाएंगे। मेरे ज़हनी मसाइल है जिनका हल किसी के पास नहीं है। वो दीवार के साथ टेक लगाए खड़ी थी। वो पास गया, उसकी भीगी पलकों वाली खूबसूरत आंखों में देखा, ताशफा के हाथ से टिश्यू लेकर उसका चेहरा साफ किया। एक बात तो तय है, तुम्हारे इस रवैये के पीछे कोई वजह है। मैं अपने प्रोजेक्ट से जिंदा सलामत निकल आया तो फिर तुम्हारी खोज में निकलूँगा, मगर अभी के लिए इतना जान लो जाने मन, अगर आपके प्यारे किसी तकलीफ़ में हो, उस सूरत में ताल्लुक़ तोड़ लेना अक्लमंदी नहीं है, बल्कि उस वक्त मैं दोस्त के शाना बशाना खड़े होने की ज़रूरत होती है। इस बात पर मैं आपकी ही बात आपको लौटाऊँगी। वक्त से पहले बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए। ताशफा, मेरी मोहब्बत का इससे बढ़कर क्या सबूत चाहती हो? तुम हर दफ़ा मुझे खुद से दूर धकेलती हो, मैं हर दफ़ा वापस तुम्हारे पास ही आता हूँ। मुझे आपसे फ़कत एक वादा चाहिए। बोलो। आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई आपको मेरे खिलाफ़ बहुत गलत बातें बताए, मुझे बुरा भला बोले, मेरे किरदार पर गंद उछाले, आपको मुझसे नफ़रत हो जाए, मेरी शक्ल देखने को भी जी ना माने, तब भी आप मुझे धुतकारेंगे नहीं। मैंने आज तक किसी दुनियावी रिश्ते से कभी कोई उम्मीद नहीं बांधी, मगर पिछले 6 साल से आप मेरी सोचों का महवर है। मैंने अपने दिलो दिमाग को सिर्फ आपके लिए वक्फ रखा है। मैं ये नहीं चाहती कि आप दुनिया में अगर किसी औरत से मोहब्बत करें तो वो बस मैं हूँ। आप जिससे चाहें मोहब्बत कर लें, जिससे मर्जी शादी कर लें। मैं आपकी वफ़ादारी नहीं मांगती, मैं फ़कत इज़्ज़त मांगती हूँ जो मेरा हक़ है। मैं ये मान मांगती हूँ, आप कभी मुझे मेरे माजी के हवाले से पूछताछ नहीं करेंगे। मुझे ये मान चाहिए कि मैंने इस आला ज़र्फ़ इंसान से मोहब्बत की जिसने मुझे दुनिया वालों के सामने मोतबर कर दिया। मुझे आपका मान चाहिए, मुझे खुद गर्ज समझिए। मंगू ने उसके कांपते होंठों पर उंगली रखकर उसको खामोश करवा दिया। तुम्हारी सारी गुफ्तगू के जवाब में एक शेर कहने की जसारत कर रहा हूँ। उसने ताशफा के ऊपर वाले होंठ पर उंगली फेरी और खुमार भरी आवाज़ में बोला, सुर्खी ओदे बुल्लां दी, ऐसी तैसी फुल्लां दी। ताशफा सांस रोक के उसको देखती रह गई, जिसकी आंखें जज्बे लुटा रही थी। अगर कभी आजमाइश का लम्हा आया ताशफा और तुम मुझे डगमगाते पाओ तो मेरी नसीहत है, मुझे मेरे ही हथियार से सीने पे गोली मारना। मैं गद्दार नहीं हूँ, फिर अपनी इज्जत को कैसे धोखा दूंगा? अपनी बात पूरी करने के बाद वो कुर्सी पे बैठकर जूते पहनने लगा। 3:45 हो गए। अगर मैं अंधेरे में यहाँ से ना गया तो आगे जो होगा उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, मगर जाने से पहले मैं चाहता हूँ तुम मुझे कोई बहुत अच्छी बात बताओ जिसे सोचकर मेरा आज का दिन खुशगवार गुजरे। ताशफा कुछ भी कहे बगैर अलमारी तक गई, बड़ी खुफिया खाने की चाबी लगाई, एक काले रंग का पैकेट निकाला, बेड के पास आई, पैकेट की जिप खोलकर नया नकोर सफ़ेद लट्टे का मर्दाना शलवार कमीज़ निकाल कर बेड पर रखा। वो एक जूता पहन चुका था, दूसरा हाथ में था और हाथ दरमियान में ही रुक गए। नज़रें उस सफ़ेद लिबास पे जमी थी। वहाँ से हटी तो ताशफा के संजीदा चेहरे पे जा रुकी, जो एक दफ़ा फिर अलमारी के उसी खाने तक गई। वापस आई तो हाथ में लाइट ब्राउन पेशावरी चप्पल थी। एक दफ़ा फिर मुड़ी और इस दफ़ा हाथ में मर्दाना परफ्यूम और हेयर ब्रश था। वो बॉक्स देखकर ही जान गया था वो उसी ब्रांड का परफ्यूम था जो वो रोज़मर्रा इस्तेमाल करता था। वहाँ बात कहने सुनने से बहुत आगे निकल गई थी। वो पूछे बगैर बता सकता था। ये सारी चीज़ें उसी के लिए ख़रीदी गई थी। ताशफा पे नज़र पड़ी तो वो डुबडुबाई आंखों से उसको देख रही थी। जो जूता पहना था वो भी उतार दिया, बेड पे रखा लिबास थाम कर वॉशरूम में चला गया। 10 मिनट बाद बाहर आया, उसी खामोशी से बैठकर जूते पहने और आकर उसके सामने खड़ा हो गया। ताशफा ने नज़र उठाकर नहीं देखा, बॉक्स से परफ्यूम बरामद किया और बाजू लंबा करके उसी की कॉलर के अंदर दोनों जानिब गर्दन पे लगाया। मंगू ने हेयर ब्रश उसके हाथ में दिया और सर का नीचे झुकाया। ताशफा के होंठों पे मुस्कुराहट थी और आंखों में नमी। दोनों हाथ ऊपर को उठाकर उसके गीले बालों को उसी के मखसूस स्टाइल में सेट किया और हाथ वापस पहलू में गिरा लिए। मंगू ने उसको बाहों में भरा और कान में सरगोशी की। थैंक यू। उससे दूर होते हुए आंखों में देखकर पूछा, इजाज़त है?
ताशफा ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। उसने ताशफा की पेशानी चूमी और गंद वाले बैग में अपने पुराने जूते डाले और जिस दरवाजे से आया था उसी से बाहर निकल गया। ताशफा ने ब्रश बेड पर रखा और तेज़ी से दरवाजे तक आई। सेन में नज़र दौड़ाई, मगर वो इतने से वक्त में ही गायब हो चुका था। दिल में उसकी सलामती की दुआ मांगते हुए उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। वो खुद तो चला गया था, मगर उसकी खुशबू यही थी। ताशफा ने एहतियात से सारा कमरा समेटा, वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और बेड पर उसी जगह लेटकर आंखें मूंद ली जहाँ वो लेटा था। उसी जाविये पे अपना सर रखा जिस जाविये पे उसका सर पड़ा देखा था। मुस्कुराहट होंठों से जुदा ना हो रही थी, यहाँ तक कि नींद ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये उसका कज़न ही है फरबूत, और इनका निकाह हो चुका है। इनका निकाह में इनकी बड़ी अम्मा भी शामिल है, इसका बाप भी शामिल होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस फरबूत को वही लड़की पसंद होगी और उसने अपनी माँ को बताया होगा, उसकी माँ ने मुखालफत की होगी। और मुझे ये भी लग रहा है कि इसके साथ कोई बचपन में मिसहैप हुआ है लड़की के साथ, या बचपन में नहीं हुआ, कुछ तब हुआ होगा जब इस लड़के को नहीं पता होगा। तो खैर ऐसा बहुत कुछ है जो अभी वो क्या कहते हैं कि उसमें है। मोती भी मुझे लगता है कि वही है और मंगू भी वही है। अभी कुछ थोड़ा सा है सस्पेंस, तो देखते हैं क्या होता है इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।